आज हम 10th क्लास का लास्ट चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वो है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानते हैं कि एटम क्या है। ये तकरीबन 585 BC की बात है जब एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस इन्होंने एक मफरूज़ा पेश किया कि तमाम मैटर्स जो हैं वो एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बने हैं जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते, जो इनडिविजिबल हैं। अब इनडिविजिबल जो वर्ड है, अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो एटम का मतलब ही इनडिविजिबल है कि जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। तो उसके बाद काफ़ी देर यही बात चलती रही कि एटम को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपने तजर्बात से ये साबित करके दिखाया कि एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर है, कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है, डेंसर चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे अगर मैं एक एटम को यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो ये स्ट्रक्चर एटम का और ये उसके अंदर न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इसलिए हम इन दोनों को कंबाइंड नेम दे देते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। ये तो बात कर ली हमने न्यूक्लियस और उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज़ है। अब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस तरह। तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बहुत ही लाइटर पार्टिकल्स हैं। इसके मुकाबले में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स से तकरीबन 1836 टाइम्स हैवियर है। प्रोटॉन्स जो हैं वो 1836 टाइम्स हैवियर हैं किससे? इलेक्ट्रॉन्स से, देन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही लाइटर पार्टिकल एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो हम जब एटम के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की कंबाइंड जो तादाद होती है वो एटॉमिक मास कहलाती है। कैसे? एटॉमिक मास जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की कंबाइंड तादाद को हम एटॉमिक मास कह देते हैं। और इस एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है एक लेटर ए से। जब हम नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से डिनोट करते हैं और इस को एक सेपरेट नाम दे देते हैं एटॉमिक नंबर। एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन की तादाद से डिनोट किया जा सकता है, उसको Z लिखा जाता है, और न्यूट्रॉन्स को N हम लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैं कोई एलिमेंट लिखना चाहूँ, सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट x है और उसको मैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की शेप में इस तरह लिखूँगा। ऊपर एटॉमिक मास आएगा और नीचे एटॉमिक नंबर आएगा C। अब हम लेते हैं कि एक कोई हमारे पास एलिमेंट है और उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन इक्वल ही होते हैं, जिसकी वजह से एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसके ऊपर, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। अब मैं एटम यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक एटम है और उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में सपोज इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं हाइड्रोजन की जब बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। ऐसे प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन्स। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मुख्तलिफ एटम्स होते हैं। अब एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो एक दूसरे से वेरी कर सकती है, वो मुख्तलिफ हो सकती है। अब मैं यहाँ पे 3 एटम ले रहा हूँ एक हाइड्रोजन एलिमेंट के। इसमें एक एटम ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोटियम है। प्रोटियम। अच्छा, अब इसका एक और दूसरा जिसमें इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है। इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, यानी कि प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक। अब इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? टोटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर 2 हो गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, बट इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि P इज इक्वल टू N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन्स इक्वल टू 1, प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद 2। तो P तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वैसे इसको Z से हम डिनोट करते होते हैं। तो अब ये तीनों एक ही एलिमेंट से हैं, तीनों एटम्स। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि किसी एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम्स हों कि जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद तो एक जैसी हो, प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी हो, बट न्यूट्रॉन्स की तादाद एक जैसी ना हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, तो इस केस में हम इनको कहते हैं कि ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स। अब ये मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिखे हैं, तो जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है उसको मैं इस तरह लिखूँगा। जब इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक मास भी एक ही होगा, ये एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर, तो इसको प्रोटियम कहेंगे। ये दूसरा जिसमें
एक तो प्रोटॉन है जबकि एक न्यूट्रॉन भी है, तो टोटल इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। इसको ड्यूट्रियम कहेंगे, ड्यूट्रियम। और ये थर्ड वन जो है, इसमें एक प्रोटॉन तो है लेकिन इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो टोटल इसका एटॉमिक मास 3 हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोटियम है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे।